Hello everyone, I am Prashant Shukla and you are watching my channel Utprerak Academy and you are learning here the concept of physics by me. So, most welcome to all of you in my channel again. Dear students, I always take care about the students who belongs to Hindi medium. So, they can also watch my videos. They'll get comfort to see my videos. They can understand well. हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए हमारी वीडियोस सारे इम्पोर्टेंट हैं। कंसेप्ट तो वही होते हैं, वर्ड्स एक बार हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप जान लो, कंसेप्ट तो वही होते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Mention this topic. Before this topic we have to understand two more topics. Topic is this Gauss theorem. Our topic is today Gauss theorem. Gauss theorem is very important for board exams. Board exams means for CBSE, ISC as well as any other state board exam. Our topic. Before the start Gauss theorem, let me tell you one thing, my dear students. If you watched my previous video, then you will get 100% concept of this video. अगर आपने मेरा इसका जस्ट प्रीवियस अपलोड वीडियोस वॉच किया है तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें फ्लक्स बताया था और फ्लक्स का ही पूरा कंसेप्ट इसमें अप्लाई है गॉस थ्योरम में. और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अप्रोच कीजिए उस प्रीवियस वीडियो को, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा. Anyway, let's start. Before start Gauss theorem, हमें एक चीज़ समझना है. We have to understand one topic, that is angle, plane angle and solid angle. Mainly solid angle. Solid angle क्या होता है? आप 11th में पढ़ चुके हो. SI system जिसमें 7 बेसिक यूनिट्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स होती हैं, एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मेंशन्ड आल्सो, और उनकी यूनिट भी मेंशन है. वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. द स्टूडेंट्स बिलोंग टू मैथमेटिक्स फील्ड, दे कैन अंडरस्टैंड वेल, बट बायो वाले ही चीज़ समझ लें. बायो के स्टूडेंट्स भी 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में है, 10th में ही है. आप अगर नहीं पता तो एक बार रिवीजन करना. जो प्लेन एंगल होता है, मैं पहले इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं गॉस थ्योरम से पहले. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों में मतलब क्या होता है बच्चों? ये इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, अगर इसको आपने नहीं किया यू कांट अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल एज वेल एज concept ऑफ द गॉस थ्योरम. सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फिजिक्स. लेट्स टेल मी दिस concepts. ल्यूविल प्लेन एंगल, हिंदी मीडियम कोण. एक तो कोण होता है, जनरली कोण होता है जो दो रेखाओं के बीच का कोण होता है. प्लेन एंगल 2 एक्सिस के बीच एग्जिस्ट करता है. सॉलिड एंगल 3 एक्सिस के बीच एग्जिस्ट करता है. प्लेन एंगल 2 लाइंस के बीच होता है, ये लाइक दिस वन लाइन एंड दिस सेकंड लाइन. इनके बीच का एंगल, इंक्लिनेशन, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन, ये सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल है. और यहाँ एक टर्म होता है आर्क, इसको हम कहते हैं आर्क, जो कि किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस, उसके परिमाप का छोटा सा हिस्सा होता है. सॉरी, परिधि का परिमाप, परिधि को सर्कमफेरेंस कहते हैं. ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ये पूरा बड़ा सर्कल बन जाएगा. इस पूरे सर्कल का ये छोटा सा सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, इसको आर्क कहते हैं. एंड ये रेडियस होता है. तो इसका रिलेशन होता है. रिलेशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. बहुत से बच्चों को पता होगा. ये होते हैं
हिंदी में कहते हैं आर्क को चाप, एंड त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, चाप बटे त्रिज्या। इसको मैं मिटा देता हूं, आप एक बार जान लो इसको। आर्क अपॉन रेडियस एंड द सॉलिड एंगल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे भी है मैं बताता हूं। स्फेरिकल तरबूज आप लीजिए, एक स्फेरिकल तरबूज लीजिए। उस तरबूज में एक कोन जैसे आइसक्रीम का कीप होता है, लाइक दिस, लाइक दिस आइसक्रीम का कीप होता है इस टाइप से। ये मान लो आयरन का एक कीप है उसको आपने उसमें डिप कर दिया, सरफेस पे ऐसे लगाया और ठोक दिया, उसको डिप हो गया, पूरा प्लेन सरफेस पे आ गया इसका हिस्सा, फिर निकाल लिया, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे इस टाइप का कुछ, इतना हिस्सा कट के निकल गया है। तो आप देखेंगे कि उतना हिस्सा कट के निकालने के बाद सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, एक कोन। भाई आइसक्रीम का कीप होता है, आप एम्प्टी आइसक्रीम का कीप देखिए तो उसके वर्टेक्स पे डार्क एंगल बनेगा, 3D नेचर, गोल गोल होगा, दिस एंगल, इसी को हम कहते हैं बच्चों सॉलिड एंगल, जो 3D बॉडी में बनता है, राइट। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के कैलकुलस पे बेस्ड है काफ़ी कुछ, आई मीन इंटीग्रेशन पे एंड मेंसुरेशन, टॉपिक मेंसुरेशन यू ऑलरेडी स्टडी इन 10th क्लास, राइट। सो ये है बच्चों सॉलिड एंगल, इसको हम लोग कहते हैं ऐसे, दो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिखा गया है, या तो डी ओमेगा इस तरह से या डी ओम इस तरह से, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल जो 3D होता है। एंड जैसे यहां पर आर्क और रेडियस में रिलेशन होता है, वैसे ही यहां पर आर्क तो नहीं होता, लेकिन एक सरफेस एरिया होती है ना, एक सरफेस एरिया होगी ऊपर, ये आर्क नहीं होगा, ऐसे एक सरफेस एरिया होगी, और इस सरफेस एरिया को ही हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। जैसे ये है, इसको हमने मान लिया ds। माय डियर स्टूडेंट्स, s indicate here in ds, s indicate here what? s indicates surface area and d उसमें लग गया, तो इसका मतलब पूरे तरबूज का जो आउटर सरफेस एरिया, उसका छोटा सा कोई भाग, वो छोटा सा भाग ये, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो जैसा कि इन दिस केस इस थीटा का, इस आर्क का इस रेडियस में रिलेशन होता है, वैसे इस एंगल का इस सरफेस एरिया, और यहां भी रेडियस ही तो है, उस सर्कुलर स्फीयर रेडियस कोन पर, रेडियस पे जाकर सेंटर पे जाकर कोन बन रहा है। सो यहां पर भी आपका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू दैट सरफेस एरिया, वो हिस्सा अपॉन आर स्क्वायर, नॉट आर। इन दिस केस वी यूजेस आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन दिस आर, बट इन दिस केस दिस सरफेस एरिया अपॉन दिस आर स्क्वायर। एंड इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंड इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। आप
सबसे पहले गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले ये कंसेप्ट कहीं आप नोट कर लीजिए। पहली चीज़ और एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी इसी में और भी है कंसेप्ट। जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है बेटा कि अगर मान लो दिस लाइक दिस, ये दो लाइन के बीच एंगल बन रहा है, अगर इस वाले मार्कर नीचे वाले मार्कर पे ये पूरा अभी यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे घूमता जाए और ये चक्कर पूरा कर ले तो कितना एंगल बना लेगा? यहां से यहां घुमा दिया, पूरा कितना एंगल बना लिया? 180 सॉरी 360, 2 पाई इसको हम कहते हैं। पाई रेडियन मेजर होता है, यानी इसका टोटल, यानी अगर मैं इसको डी थीटा यहाँ ही मान लूँ, डी का मतलब पूरे एंगल का छोटा सा भाग, तो इस डी थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो होगा 2 पाई होगा। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री को ही पाई रेडियन कहते हैं। ठीक, तो यानी इस डी थीटा का इंटीग्रेशन का मतलब ये पूरा एक साइकिल, एक चक्कर घूम गया। ये मार्कर इस पे था ऐसे, और ये घूमते घूमते एक चक्कर आ गया तो 2 पाई हो गया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट किया, 2 पाई एंगल मेजर किया इसमें। फर्स्ट थिंग, सेम एज लाइक यहाँ पर जैसे प्लेन एंगल का एक पूरा एक साइकिल का सम एंगल का 2 पाई होता है, सेम एज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, जो कि ds अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई होता है। इंटीग्रेशन का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। किसी भी बहुत बड़े हिस्से के एक छोटा सा हिस्सा अगर उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, पूरा हिस्सा मिल जाएगा। लाइक ये मार्कर है जिसकी लेंथ पूरी L है, अगर इस मार्कर को मैं DL पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो ये DL जो इसका पार्ट है सिंगल, DL जो हमने मैं काट के निकालता गया, वो DL कहलाया स्मॉल वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ L। D लगा है, D इंडिकेट स्मॉल वैल्यू, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टोटल लेंथ, पूरे लेंथ की छोटी सी वैल्यू, वो DL है। और अगर उस DL को दोबारा आप एक दूसरे चिपका देंगे तो आपको पूरी मार्कर की लेंथ मिल जाएगी। यानी इंटीग्रेशन को अगर हमने DL को सम किया, सम मतलब इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या मिला? L मिला। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, DL को दोबारा हमने सम कर दिया सबको तो पूरा L मिल गया। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा पूरे स्फेयर का, पूरे तरबूज का छोटा सा हिस्सा ऊपर से काट निकाल लिया गया है। उस हिस्से को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, यानी फैला दो, पूरा सम कर दो, तो पूरा आपका पूरा सरफेस एरिया का कैलकुलेशन मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ कैलकुलेट करना है। इसको मैं कभी आपको और अच्छे से इंटीग्रेशन बताऊँगा। फिलहाल यू मस्ट टू बी नोट दिस कॉन्सेप्ट इन योर नोट्स, बिकॉज without these concepts you can't understand Gauss theorem well, and you can't do the numericals also based on this concept. So note it, and let me tell you now Gauss theorem. Let me rub it. Now mention the heading Gauss theorem. This is blue marker. I think blue बहुत से दिखता नहीं है, इसलिए blue यूज नहीं करूँगा। My dear students, one thing कि due to the lockdown कोई शॉप ओपन नहीं है, तो शॉप ना ओपन होने की वजह से मेरे पास इंक ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको विजुअलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। मार्कर तो बहुत है, इंक नहीं है, एक दो दिन में खुल जाएंगे दुकानें, तो तब तक आप प्लीज़ समझिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब अच्छे से दिखें, विजुअलाइजेशन अच्छा हो आपका ओवरऑल। गॉस
Gauss's theorem. Just excuse me. सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा था. नाउ कम टू द पॉइंट. गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है. बोलता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम. क्वेश्चन यही होता है. ये क्वेश्चन हो जाता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, कुछ इस टाइप से. या ये क्वेश्चन हो जाता है, या अभी गॉस थ्योरम का, अभी इस वीडियो में मैं गॉस थ्योरम को बताऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा. तो एप्लीकेशन से पूछ लेता है. तो एप्लीकेशन आप तभी समझ पाएंगे गॉस थ्योरम पे जब गॉस थ्योरम पर्टिकुलर आप समझेंगे. तो इसमें मैंने एक टर्म बोला स्टेट. स्टेट एंड प्रूफ. स्टेट मीन्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. स्टेटमेंट किसी भी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो वो एक स्टेटमेंट होता है कि पर्टिकुलर कोई थ्योरम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है. तो स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है वर्डिंग्स में. जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको गॉस थ्योरम को हिंदी में बता देता हूँ. इस थ्योरम का मतलब क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में फ्लक्स. फ्लक्स क्या बताया था. फ्लक्स आपको मैंने बताया था, दो टर्म फ्लक्स में बताई थी. किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को किसी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाली जितनी फील्ड लाइंस हैं वो फ्लक्स कहलाएंगे. उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लक्स कहलाएंगे. वो फ्लक्स किसकी हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ गुजर गई वो उसका पूरा काउंट उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल सम जितना निकल रहा है. मैंने बताया था ये हैंड है, इस ढेर सारी फील्ड लाइन निकल रही हैं. ये इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं टोटल, ये फ्लक्स कहलाएंगे. इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई हमने एक एज्यूम किया क्रॉस सेक्शन एरिया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी फील्ड लाइन गुजरी उस फील्ड लाइन का टोटल सम फ्लक्स हो गया. सिंपल. क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा एज्यूम करोगे तो फ्लक्स क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा एज्यूम करोगे फ्लक्स क्वांटिटी कम आएगी. दूसरा ये बेटा कि कोई अगर चार्ज बॉडी होती है, लाइक दिस पेन, दिस मार्कर, ये चार्ज बॉडी है. कोई भी चार्ज बॉडी, वो चार्ज बॉडी 2D भी हो सकती है, वो चार्ज बॉडी 3D भी हो सकती है. ये पूरी चार्ज्ड है. आई टोल्ड यू वन थिंग, कोई एक सिंगल चार्ज होता है. आप फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया था, कोई सिंगल चार्ज होता है, इससे ढेर सारी फील्ड लाइंस एमिट होती है. ध्यान समझिएगा, पॉइंट वाली बात है. तो ढेर सारी फील्ड लाइंस एमिट होती है ना इस चारों तरफ. इस चार्ज के चारों तरफ जितनी फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं ड्यू टू दिस चार्ज, उन सब फील्ड लाइंस का काउंट, उन सब फील्ड लाइंस का सम इस पर्टिकुलर चार्ज बॉडी का फ्लक्स हो गया. कहने का मतलब, कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज अ चार्ज बॉडी. अगर ये चार्ज बॉडी है तो इससे चारों तरफ फील्ड लाइन निकलेंगी. ये इतना बड़ा चार्ज बॉडी है तो इससे चारों तरफ फील्ड लाइन निकलेंगी. और इन फील्ड लाइंस का टोटल सम, जो इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, इन फील्ड लाइंस का टोटल सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स कहलाएगा. टोटल फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज बॉडी. इसी चीज के लिए गॉस ने स्टेटमेंट दिया है. इसी फ्लक्स के काउंट के लिए ही गॉस ने स्टेटमेंट दिया है. गॉस ने क्या कहा है, गॉस ने क्या कहा है मैं बताता हूं पहले इंग्लिश में. गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, ऑफ अ क्लोज्ड चार्ज बॉडी. यहां पर क्लोज्ड बॉडी बाउंडेड बॉडी का टर्म एज्यूम है. इसको मैं जस्ट स्टेटमेंट पर बताता हूं इसका मतलब क्या है. गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट अगेन रिपीट कर रहा हूं. गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स of any closed charge body like this
closed charge body is equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge consist this body। कहने का मतलब कि एक तो आपका जो फॉर्मूला है, आपका फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो E इंटू ई डॉट ए मैंने बताया था, याद होगा आपको, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एरिया, और ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ये हमने आपको बेसिक बताया था, ई डॉट ए फ्लक्स। इससे फ्लक्स काउंट होता है। दूसरा, ये स्टेटमेंट गॉस ने दिया, इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। कहने का मतलब मान लो इस मार्कर पर ये चार्ज बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज 4 कूलम है। 4 कूलम इज द चार्ज हियर। 4 कूलम इस पर चार्ज है बच्चों। मैं बोलूँ इस पे 4 कूलम चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा? तो इस पर्टिकुलर मार्कर पे जो 4 कूलम चार्ज है, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट का अगर हम यूज करें माय डियर्स, तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से इसका जो कंसेप्ट बनेगा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। इस 4 को मैं 4 ना मानूं, इस 4 को मैं Q मान लूं। Q, इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q चार्ज है। तो जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, या मैं कहूं 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना ऑफ चार्ज कंसिस्ट बाय द बॉडी। अगेन गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट the total flux of any charged body, bounded charged body या closed body is equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge of this body। हमें इसका कंसेप्ट यूज नहीं करना हो, हमें सिर्फ इस पर प्रेजेंट चार्ज दिए गए हों, तो इसके अलोंग कितना फ्लक्स होगा, टोटल अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, ये गॉस थ्योरम से कैलकुलेट हो जाएगा। चार्ज को जितना चार्ज दिया है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, या इसकी वर्डिंग होती है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। आई होप यू गेट इट। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट the total flux of any closed charge body is always equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge of the closed body, right? इसको हमें प्रूव करना है। ये हमें कैसे प्रूव करना है? देखिए, स्टेटमेंट आपको कई बार मैंने बोल दिया, अच्छे बुक्स में इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी गई है, बट स्टेटमेंट जो मैंने बोला बहुत एग्जैक्ट, बहुत अच्छा है। आप इसको बोर्ड में एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट मैंने लिखा, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट इज दिस माय डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लिया ये कोई चार्ज बॉडी है, ध्यान समझिएगा, ये कोई चार्ज बॉडी है, राइट? इस पे चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट, कहने का मतलब मैं इस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया मानता हूं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इस चार्ज बॉडी के ड्यू टू जो टोटल फ्लक्स है, यानी इस चार्ज बॉडी से जितनी फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं उन सब का काउंट, वो फ्लक्स है, उसी की डेरिवेशन करनी है। तो कुल मिलाकर इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी का छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम करेंगे कहीं पर, और मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करनी है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये हमने जो एज्यूम किया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया
माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने एज्यूम किया, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये थी, इस डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं, और एक अलग डायरेक्शन में थोड़ा एंगल बनाते हुए, ये थीटा एंगल बनाते हुए एज्यूम किया। आपके सिलेबस में डायरेक्टली सेम एंगल में जूम किया है, कई जगह अलग अलग एंगल बनाया हुआ है, बट टेक्निकली आप कंडीशंस कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल्स में, सो मैं इसको बताता हूँ। मतलब इसमें थीटा एंगल एज्यूम कर लो, थोड़ा सा टिपिकल टाइप से समझ में आएगा, बट आसान है। तो अगर इस पूरे बॉडी का हमें फ्लक्स काउंट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, डिराइव करने के लिए, जो गॉस थ्योरम कहता है उसके स्टेटमेंट को डिराइव करने के लिए, वी एज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन एरिया हियर। कहीं भी इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया ds एज्यूम कर लिया, और इस ds का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। आई टोल्ड यू, जो उधर मान लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया। इन आइडियल कंडीशन मैक्सिमम फ्लक्स, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थीटा 1 0 होना चाहिए मैक्स फ्लक्स के लिए। तो वहां पर एरिया ए माना था, यहाँ एरिया ds मान लिया। ds को आप इंडिकेट करोगे तो पूरी एरिया आ जाएगी। अब यहां पर लिखेंगे टू डिराइव क्या करना है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हम लिखेंगे वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ क्लोज्ड बॉडी, वर्डिंग बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, टोटल चार्ज ऑफ द क्लोज्ड बॉडी, एंड एप्सिलॉन नॉट यू नो वेल, परमिटिविटी और फ्री। ये आप लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू डिराइव दिस। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लॉजिक लगाइए कि यहां पर अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमने ds क्यों एज्यूम किया है। ds इस सरफेस एरिया इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, फ्लक्स, यहां पर जो फ्लक्स होगा भाई, ये ds जो मैंने माना है, इस ds से ढेर सारी फील्ड लाइन निकल रही है ना, उन सब फील्ड लाइंस का काउंट फ्लक्स कहलाया। इस फ्लक्स को हमने मान लिया d फाई। d फाई इज द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लक्स काउंटेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको d फाई, d जहां लग गया छोटा, छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया कम फील्ड लाइन निकलेंगे, कम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन होंगी, कम फ्लक्स होगा, तो d फाई। एंड दिस d फाई यहां लिखेंगे एज वी नो दिस d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। जैसे वहां E डॉट ए था, E डॉट ए था, यहां E डॉट ds, एरिया ए नहीं बल्कि ds बाई ds। सो d फाई ये होगा। अगर मैं इस d फाई, अब ध्यान समझिएगा, d फाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इस d फाई को, मैं चाहूं कि हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाए, सिर्फ ds का तो d फाई है फ्लक्स, तो पूरे सरफेस का फ्लक्स अगर मिल जाए तो इस d फाई को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। d फाई इज द काउंट ऑफ फ्लक्स फॉर ds, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स, पूरा फ्लक्स आ जाएगा, पूरे सरफेस एरिया के ड्यू टू जो फील्ड लाइन निकलेंगे उन सबका काउंट हो जाएगा फ्लक्स, तो वो फाई है। Therefore we can write total flux is equal to integration of d phi, यानी d phi is the count of flux through this cross section, assumed small cross section, and इस d phi को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा, जो पूरे बॉडी का फ्लक्स होगा, पूरे बॉडी जो जितनी फील्ड लाइंस कैलकुलेट एमिट कर रहे हैं उन सबका काउंट। और यहाँ एक चीज हम लोग लगाते हैं, यहाँ गोल गोल कर देते हैं सर, एक इसका मतलब होता है क्लोज्ड सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज बॉडी है, ये है क्लोज बॉडी, इसको हवा में टांग दो, इस पर कोई चींटी बिठा दो और
आप 100 साल बाद और 200 साल बाद चींटी इसी पर रहेगी ना, चलती रहेगी, लेकिन वो इस बॉडी से मुंह बाहर नहीं आ सकती। कहने का मतलब एक क्लोज सिस्टम है। हमारी अर्थ हेवन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, एक क्लोज्ड बॉडी है। कोई भी बॉडी जनरली क्लोज्ड बॉडी मानेंगे तो इसको क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, पक्का ये डन है कि d5 का एक जो क्लोज्ड इंटीग्रल है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा है, जो उस बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये किसी पर्टिकुलर जो बॉडी की बात कर d5 कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग E dot ds, and we know since A dot B is equal to AB cos theta, थीटा उनके बीच एंगल होता है, सेम एज लाइक यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू E ds cos थीटा, थीटा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच एंगल है। राइट माय डियर्स, यहाँ के बाद अब यहाँ पर आप कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या बनाएंगे? फॉर मैक्स फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E ds, डॉट नहीं है, E इंटू डी एस ओनली। ये हमें कैलकुलेट करना है, जिसको आप प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है माय डियर्स, इसको अपलोड कर लो। मैं इसको रब कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। अब यहाँ के बाद दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के। पहला तरीका मेथड 1, दोनों मेथड बता रहा हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स मेंशन है। पहला मेथड माय डियर्स, इसके सेंटर से इसके रेडियस एज्यूम करेंगे, ये है सॉलिड एंगल डी ओम, जो मैं आपको भी बताया था। पहला मेथड हम लोग डायरेक्टली, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। रिमाइंड ना हो तो पीछे आप देख लो वीडियो। न्यूटन पर कूलम, कोई चार्ज Q है, उस चार्ज का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कोई चार्ज Q है और इसका हमने डिस्टेंस r एज्यूम किया, सेंटर ऑफ मास का हम Q सेंटर मानेंगे, तो यहाँ r डिस्टेंस सरफेस से एज्यूम करेंगे, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो फाई इज इक्वल टू E का मतलब कि Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, ये क्रॉस में लगाएंगे इंटू डी एस। अब आपको पता है इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, जो टर्म डी के साथ होता है उसी को अंदर लिखते हैं, उसी का टर्म अंदर होता है, बाकी टर्म बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर टर्म यहाँ नहीं है, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको समझना है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ये ds का इंटीग्रेशन ध्यान समझिएगा, पूरा ये टर्म बाहर लिया, ds का इंटीग्रेशन। अब बेटा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना, पूरा स्फेरिकल बॉडी का छोटा सा हिस्सा हमने माना है, उस हिस्से को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का सरफेस एरिया एज्यूम हो जाएगा। यानी हमने आइडियली यहाँ स्फीयर माना हुआ है, स्फेरिकल बॉडी, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, अगर इस छोटे से उस स्फीयर के छोटे से हिस्से को आप इंटीग्रेट करोगे, छोटे से हिस्से के एरिया को, तो पूरे बॉडी की टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगी। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए माइंड में, Q 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर बच्चों कैंसिल, बचा क्या? अब K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस K का मतलब हुआ ये
आपको पता होगा कूलम कांस्टेंट इंटू क्यू इंटू 4 पाई कैंसिल, बचा क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नीचे आपको शायद ना दिखे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ के बाद डायरेक्ट ये आपका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, यानी जो डिफिनीशन बनाई गई फ्लक्स की, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्रॉस एंड एज्यूम्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, वही फॉर्मूला फ्लक्स काउंट करता है। और वही फॉर्मूला इस केस में उसी फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईडीएस के ही फॉर्मूले से फ्लक्स काउंट करना स्टार्ट कर दिया। काउंट करते करते वो फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज द टर्म जहां हमें डीएस जरूरत नहीं है, हमें क्यू दिया है तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों फॉर्मूले फ्लक्स, ये भी फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला, जहां पर ये टर्म्स दिए हों वहां पर इस फॉर्मूले से निकालना है, जहां बॉडी का चार्ज दिया हो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला मेथड। दूसरा मेथड जो सॉलिड एंगल का मैंने बताया था अभी आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हरअप कर रहा हूँ। इसी के बाद यहाँ तो दोनों मेथड सेम होगा। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ये वही फॉर्मूला है जो उसमें यूज किया मैंने यहाँ पे। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बेटा ये टर्म बाहर, ये क्यू भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन आर स्क्वायर। आर को हमने इसलिए नहीं लिया कि ये एस का कोई टर्म है, बट ये सॉलिड एंगल जो मैंने बताया तो उस पर बेस्ड करना है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी मैंने बताया था दिस सरफेस एरिया अपॉन दिस आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था सिंस ds अपॉन आर स्क्वायर इज डी ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन जो कि 4 पाई होता है, ये 4 पाई, ये पूरा कैंसिल, बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। सो आई होप यू गेट इट वेल, समझ में आया होगा। और एक बार आप अच्छे से सेंसिटिवली 2-3, अगर एक बार ना आए दूसरा वीडियो देखिएगा और फिर इसको किसी बुक से कंसल्ट करके बाद रिवीजन करिएगा। ये सब टोटल एनसीईआरटी के सेक्वेंस में मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक। और माय डियर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आप ये ना सोचें कि इससे एमसीक्यू तो कराते नहीं, मैं न्यूमेरिकल की अलग वीडियो ही बनाऊंगा, बट मैं सोच रहा हूँ पूरा इलेक्ट्रोस्टैट एक बार ख़त्म हो जाए, देन मैं कंबाइंड अच्छे एमसीक्यू आपको आईआईटी और नीट के बताऊँगा। एक 1-2 वीडियो बनाऊँगा मैं, बट पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैट आप कर लीजिए और इसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स करते रहिए। जो आपके सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो एस्पिरेंट्स आईआईटी वगैरह के होते हैं सोचते हैं सब्जेक्टिव क्यों करें, हमें तो ऑब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव से ही उनका एमसीक्यू का नॉलेज होता है, राइट। सो सब्जेक्टिव या क्वेश्चंस या डेरिवेशन इटसेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा, तभी आप एमसीक्यू पे कमांड अच्छा करते हो, कम टाइम टेकन रहता है मामला और आप बढ़िया करते हो। सो इतना ही फिनिश करते हैं, थोड़ा लेंदी वीडियो हुआ और इसको आप अच्छे से करिए माय डियर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कीप स्टडी, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप अ गुड एटमॉस्फेयर अराउंड यू। और आप मेडिटेशन भी किया करें। मेडिटेशन से अंदर अपनी एबिलिटी और बढ़ती है, एनालाइज करने की एबिलिटी बढ़ती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ये मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ बच्चों, बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मेडिटेशन अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो शायद सब कुछ बदल जाए आपके लाइफ में। जो भी आप पढ़ेंगे ना कैप्स हो जाएगा, कभी ना भूलने वाला, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। सो
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके बच्चों।